हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, कल अपना टॉपिक चल रहा था स्किन, और स्किन से पहले आपके चैप्टर का नाम था मानव का अध्यावरणीय तंत्र। देखो, अध्यावरणीय तंत्र के अंदर एक तो थी आपकी त्वचा और दूसरा था इसके अंदर यहाँ पर जो संबंधित अंग होते हैं, त्वचा से संबंधित अंग होते हैं, उन संबंधित अंगों को व्युत्पन्न अंग या फिर एक डेरिवेटिव ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यहाँ पर जो डेरिवेटिव ऑर्गन है ये दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से। एक तो आता है आपके हेयर या फिर बाल, और दूसरी आती है इसमें ग्लैंड या फिर ग्रंथियाँ। त्वचीय जो ग्रंथियाँ होती है सेकंड नंबर पे, पहली है इसमें बाल और दूसरा आता है इसमें त्वचीय ग्रंथियाँ। देखो, रोम, यहाँ पर जो स्किन की एपिडर्मिस थी या अधिचर्म है, एपिडर्मिस की जो मैलपीगी स्तर था, मैलपीगी स्तर से यहाँ पर जो हेयर होते हैं या बाल होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। अतः आप ये बता सकते हो कि जो एपिडर्मिस है इसके द्वारा यहाँ पर हेयर की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हेयर है इसके तीन भाग होते हैं, जिसके अंदर नंबर एक आता है हेयर रूट, दूसरा आता है हेयर शाफ्ट और तीसरा आता है एरेक्टर पिलाई मसल्स, या फिर आप ये बोल सकते हो मूल रोम। दूसरा आता है रोम कांड और तीसरा आता है इसमें एरेक्टर फिलाई पेशिया। देखो, यहाँ पर बालों के तीन भाग हैं, एक है यहाँ पर मूल रोम हो गया, दूसरा रोम कांड और तीसरा हो गया इसमें एरेक्टर फिलाई पेशिया। अब देखो, यहाँ पे जो मूल रोम है, यहाँ पर रोम का आधारीय भाग होता है। कौन सा भाग है? आधारीय। इस भाग के अंदर यहाँ पर विभज्योतक या फिर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। विभज्योतक या फिर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो बाल होते हैं उनकी लंबाई में निरंतर वृद्धि होती रहती है। सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे, इसका मुख्य भाग है रोम कांड। देखो, मुख्य मध्य वाला भाग होता है, ये जो रोम कांड होता है ये रोम पुटक में उपस्थित होता है। किसके अंदर पाया जाता है? रोम पुटक में। इसके अलावा जो रोम कांड है इसके दो भाग हैं, एक तो है बाह्य और एक होता है आंतरिक। बाह्य जो भाग होता है ये यहाँ पर निर्जीव होता है, जबकि आंतरिक भाग यहाँ पे सजीव होता है। अब बाह्य भाग यहाँ पे निर्जीव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे केराटिन उपस्थित होती है। बाह्य भाग निर्जीव इसलिए है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? केराटिन। और आंतरिक भाग यहाँ पे सजीव होता है। इसके अलावा जो रोम पुटक है ये आधारीय भाग पर उल्टे कप के समान संरचना के रूप में पाया जाता है। ये जो उल्टे कप के समान जो संरचना है इसके आधार पर यहाँ पर रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है या फिर गुच्छा पाया जाता है। जो उल्टे कप के समान संरचना है इसके आधार पर रक्त केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। ये रक्त केशिकाओं का गुच्छा यहाँ पर जो रोम होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर जो आपका रोम कांड है इसको तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जो रोम कांड है इसे तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें क्यूटिकल, दूसरा आता है इसमें कॉर्टेक्स और तीसरा आता है इसमें मेडुला। देखो,
जो रोमकांड है इसे वापस 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला भाग आता है क्यूटिकल, दूसरा कॉर्टेक्स और तीसरा मेडुला। क्यूटिकल है सबसे बाहरी आवरण है या बाह्य भाग है जो कि महीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो क्यूटिकल सबसे बाह्य भाग है जो कि महीन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सेकंड कॉर्टेक्स है, ये वाला जो भाग है क्यूटिकल के नीचे की ओर पाया जाता है। क्यूटिकल के नीचे की ओर पाया जाता है। इस कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है, कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है इसके अंदर रंगाकण उपस्थित होते हैं। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के अंदर रंगाकण उपस्थित है। इस रंगाकण के कारण यहाँ पर बालों का रंग होता है। बालों का रंग किसके कारण होता है? रंगाकणों के कारण। यदि कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर यहाँ पे रंगाकण नष्ट हो जाते हैं या फिर इनकी संख्या में कमी आ जाती है तो उसके पश्चात कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के अंदर वायु भर जाती है और यहाँ पे जो बाल होते हैं ये सफ़ेद हो जाएंगे। देखो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्यूटिकल के नीचे की ओर पाया जाता है और जो कॉर्टेक्स की कोशिका है इनके अंदर रंगाकण उपस्थित होते हैं जिसके कारण बालों का रंग होता है। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में यदि रंगाकण नष्ट हो जाए या फिर इसकी कमी आ जाती है तो यहाँ पर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के अंदर वायु भर जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा भाग आता है यहाँ पे मेडुला। ये सबसे आंतरिक भाग होता है। यहाँ पे जो रोमकांड है इसका सबसे आंतरिक भाग कौन सा है? मेडुला। यहाँ पर इसकी जो कोशिकाएं होती है ये बहुकोणीय होती है। कोशिकाएं किस प्रकार की होगी? बहुकोणीय। तो यहाँ पे सेकंड भाग था आपका हेयर शाफ्ट या फिर रोमकांड। रोमकांड के 3 पार्ट है यहाँ पे क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल सबसे बाह्य भाग है, महीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कॉर्टेक्स क्यूटिकल के नीचे की ओर पाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर जो कोशिका है उनमें रंगाकण उपस्थित होते हैं जो बालों को रंग प्रदान करते हैं। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में यदि रंगाकण नष्ट हो जाते हैं या फिर इनमें कमी आती है तो यहाँ पर इन कोशिकाओं के अंदर वायु भर जाती है जिसके कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा आता है इसमें मेडुला। सबसे आंतरिक भाग है और इसके अंदर जो कोशिकाएं होगी ये बहुकोणीय कोशिकाएं होती है। अब देखो यहाँ पे जो बाल थे, बाल की संरचना का तीसरा भाग आता है एरेक्टर पिलाई पेशिया। तीसरा भाग कौन सा है? एरेक्टर पिलाई पेशिया। ये जो पेशिया होती है इनमें संकुचन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? संकुचन का, जिसके कारण यहाँ पर त्वचा पर उपस्थित जो बाल होते हैं ये खड़े हो जाते हैं। अपनी सामान्य भाषा के अंदर इसे रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं। देखो बालों के अंदर जो पेशियां होती है उन्हें एरेक्टर पिलाई पेशिया कहते हैं। इन पेशियों के अंदर संकुचन का गुण होता है जिसके कारण बाल खड़े होते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं। रोंगटे कब खड़े होते हैं? या तो भय की स्थिति में या फिर डर की स्थिति में। भय या डर वाली जो स्थिति होती है उस दौरान यहाँ पर रोंगटे खड़े होते हैं। यहाँ पर जो बाल है इनके खड़े होने की जो क्रिया है एक प्रकार से अनैच्छिक क्रिया होती है। किस प्रकार की क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। यहाँ पर किसी प्रकार का खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो बाल होते हैं, बालों की संरचना के 3 भाग हैं। पहली चीज इसमें एपिडर्मिस आती है कि एपिडर्मिस के मैलपीगी स्तर से इसका निर्माण होता है। दूसरा जो बाल है इसके 3 भाग है, रूट हेयर है, हेयर शाफ्ट है, एरेक्टर पिलाई मसल्स, या फिर पहला मूल रोम है, आधारीय भाग है। इसकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजनशीलता का गुण पाया जाता है जिससे जो बाल होते हैं उनके अंदर वृद्धि या फिर उनकी लंबाई बढ़ती है। सेकंड है रोमकांड, मध्य भाग है,
इसके अंदर रोम पुटक पाए जाते हैं। जो रोम कांड है इसका बाह्य भाग निर्जीव होता है और आंतरिक भाग सजीव। निर्जीव किसके कारण है? केराटिन के कारण। फिर यहाँ पे जो मध्य भाग हेयर शाफ्ट वाला है इसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है क्यूटिकल, सबसे बाह्य भाग है, महीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा है कॉर्टेक्स, क्यूटिकल के नीचे की ओर पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें रंगाकण उपस्थित होते हैं जिसके कारण बालों को रंग प्रदान होता है। यदि किसी कारणवश यहाँ पर जो रंगाकण है नष्ट हो जाते हैं या फिर इनकी कमी हो जाती है तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं है उनमें वायु भर जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा भाग आता है यहाँ पे मेडुला, सबसे आंतरिक भाग है। इस भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती है ये बहुकोणीय होती है। हेयर या फिर बाल की जो संरचना है इसके अंदर तीसरा भाग आता है एरेक्टर पिलाई पेशिया। देखो एरेक्टर पिलाई पेशिया, इनके अंदर संकुचन का गुण पाया जाता है। ये यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर जो त्वचा है उसमें उपस्थित जो बाल होंगे वो खड़े हो जाते हैं जिसे रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं। कब होते हैं? भय या फिर डर की स्थिति के अंदर शरीर के त्वचा के बाल खड़े होते हैं। एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर त्वचा का जो पहला व्युत्पन्न है वो कौन सा था? बाल और बालों की संरचना के बारे में। अब देखो सेकंड आता है इसमें यहाँ पर त्वचीय ग्रंथियां। त्वचीय ग्रंथियों का मतलब है त्वचा में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं उन्हें त्वचीय ग्रंथियां कहते हैं या फिर त्वचा से संबंधित जो ग्रंथियां हैं उन्हें त्वचीय ग्रंथियां कहते हैं। तो देखो सेकंड इसका व्युत्पन्न है यहाँ पे त्वचीय ग्रंथियां। सेकंड भाग आता है इसमें त्वचीय ग्रंथियां। देखो जो त्वचीय ग्रंथियां हैं इनकी उत्पत्ति भी यहाँ पर त्वचा की एपिडर्मिस के द्वारा होती है। अतः इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म के द्वारा मानी गई है। उत्पत्ति किसके द्वारा मानी गई है? एक्टोडर्म के द्वारा इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अब यहाँ पर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की त्वचीय ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 आता है स्वेद ग्रंथि, नंबर 2 आता है यहाँ पर सीबेमियम ग्रंथि, नंबर 3 सीरोमिनस ग्रंथि, नंबर 4 स्तन ग्रंथि, नंबर 5 मूलाधार ग्रंथि, 6 मीबोमियम ग्रंथि और 7 नंबर पे आता है जेस ग्रंथि। देखो त्वचा के अंदर यहाँ पर पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं उन्हें त्वचीय ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति एपिडर्मिस के द्वारा होती है इसलिए यहाँ पर इन्हें एक्टोडर्मल उत्पत्ति के नाम से भी जाना जाता है। अब त्वचा में पाई जाने वाली कुछ विशेष ग्रंथियां हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से है। पहली है स्वेद ग्रंथि, दूसरी सीबेमियम ग्रंथि, तीसरी सीरोमिनस, चौथी स्तन, 5वीं मूलाधार, 6वीं मीबोमियम ग्रंथि और 7वीं जेस ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि यहाँ पर ये जो ग्रंथि है ये जो त्वचा की डर्मिस भाग है, डर्मिस भाग के अंदर उपस्थित होती है और जो एपिडर्मिस होती है उसमें से ये बाहर खुलती है। निर्मित तो कहाँ पे हो रही है? डर्मिस के अंदर। और कहाँ पे खुलती है? एपिडर्मिस के ऊपर या फिर एपिडर्मिस के बाहर खुलती है। स्वेद ग्रंथियों के द्वारा यहाँ पर पसीने का श्रावण किया जाता है। स्वेद ग्रंथियों के द्वारा पसीने का श्रावण किया जाता है। पसीने के अंदर यहाँ पर लवण, यूरिया व जल की मात्रा उपस्थित होती है।
पसीने में लवण, यूरिया व जल की मात्रा उपस्थित होती है, जिसके कारण पसीना स्वाद के अंदर नमकीन होता है। फिर आता है मानव शरीर में यहाँ पर लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। हथेली और तलवे, इनमें यहाँ पर इनकी संख्या अधिक होती है। हथेली और जो तलवे होते हैं उनके अंदर इनकी संख्या अधिक होती है। इसके अलावा यहाँ पर शरीर की संपूर्ण सतह पर ये ग्रंथियां उपस्थित होती है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है यहाँ पर शरीर का ताप नियमन करना। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है शरीर का ताप नियमन करना। तो पहली ग्रंथि है यहाँ पे श्वेत ग्रंथि, डर्मिस के आधारीय भाग पर उपस्थित है और एपिडर्मिस से बाहर खुलती है। पसीने का स्रावन करती है। पसीने के अंदर लवण, यूरिया और जल की मात्रा उपस्थित होती है। लवण और यूरिया के कारण स्वाद इसका नमकीन होता है। मानव शरीर में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है और यहाँ पर हथेली और तलवे के अंदर इनकी संख्या अधिक होती है और शरीर के लगभग सभी भागों के अंदर ये ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इसका मेन कार्य है यहाँ पर शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करना। अब दूसरा आता है यहाँ पे सीबेमियम ग्रंथि। इन ग्रंथियों को यहाँ पे तेल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। सीबेमियम ग्रंथियां, इन ग्रंथियों को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तेल ग्रंथि के नाम से। सीबेमियम ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती है। किस प्रकार की होगी? होलोक्राइन प्रकार की। होलोक्राइन का मतलब होता है इन ग्रंथियों का जो स्राव होता है, यहाँ पर जो इन ग्रंथियों की कोशिकाएं होती है ये नष्ट होकर के अपने स्राव को शरीर से बाहर निष्कासित करती है। देखो, होलोक्राइन का मतलब क्या होगा कि अपना जो स्राव है उसको कोशिकाएं नष्ट होकर के शरीर से बाहर निष्कासित करती है। ये जो ग्रंथियां हैं हथेली और तलवे में यहाँ पर एब्सेंट होती है। हथेली और तलवे के अंदर एब्सेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे गुदा, होठ, इसके अलावा शरीर पर और जो बगल होती है वहाँ पर ये मुख्य रूप से उपस्थित होती है। देखो, जो सीबेमियम ग्रंथियाँ है उन्हें तेलीय ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। ये होलोक्राइन प्रकार की होती है। इनका जो स्राव होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है नष्ट होकर के शरीर से बाहर निष्कासित करती है, इसलिए इन्हें होलोक्राइन के नाम से जाना जाता है। हथेली और तलवे के अंदर ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा गुदा वाला भाग है, होठ है, बगल है, यहाँ पर ये उपस्थित होती है। नंबर 3 आती है आपकी सिरोमिनस ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये बाह्य कर्ण कुहर में उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है? बाह्य कर्ण कुहर में उपस्थित होती है और इनके द्वारा सिरोमिन का श्रावण किया जाता है। किसका श्रावण होता है? सिरोमिन का श्रावण होता है। और ये जो सिरोमिन होती है यहाँ पर कर्णपट की सुरक्षा करती है, या फिर जो कान के जो पर्दे होते हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। तीसरी ग्रंथि है सिरोमिनस ग्रंथि। कहाँ पर पाई जाती है? बाह्य कर्ण कुहर के अंदर ये उपस्थित होती है। यहाँ पर इसके द्वारा सिरोमिन का श्रावण किया जाता है। ये जो ग्रंथि है कर्णपट या फिर जो कान के पर्दे होते हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। नंबर 4 आती है यहाँ पे स्तन ग्रंथियाँ। देखो, स्तन ग्रंथियाँ यहाँ पे नर और मादा दोनों में पाई जाती है, लेकिन मादा में ये अधिक सक्रिय होती है। मादा में अधिक सक्रिय होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मादा में जो स्तन ग्रंथियाँ होती है ये प्रसव के पश्चात इनके द्वारा यहाँ पर दुग्ध का संश्लेषण व श्रावण
किया जाता है। दुग्ध का संश्लेषण और स्रावण किन ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है? स्तन ग्रंथियों के द्वारा। ये जो ग्रंथियां होती है संयुक्त नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। ये ग्रंथियां संयुक्त नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। नर और मादा दोनों में पाई जाती है। मादा के अंदर ये अधिक सक्रिय होती है या विकसित होगी। प्रसव के पश्चात इन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का संश्लेषण और स्रावण किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर जो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके द्वारा यहाँ पर दुग्ध संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित किया जाता है। दुग्ध संश्लेषण की जो क्रिया है उसको प्रेरित किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। फिर नंबर 5 आती है यहाँ पे मूलाधार ग्रंथि। देखो ये जो ग्रंथि है यहाँ पर गुदा व मूत्र जनन छिद्र के मध्य उपस्थित होती है। मूलाधार ग्रंथि गुदा व मूत्र जनन छिद्र के मध्य उपस्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर गंध का स्रावण किया जाता है। इस ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर गंध का स्रावण किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लैंगिक उद्दीपन की क्रिया संपन्न होती है। लैंगिक उद्दीपन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा मानव में इस ग्रंथि का अभाव होता है। जो मूलाधार ग्रंथि है ये मानव के अंदर एब्सेंट होती है। देखो गुदा व मूत्र जनन छिद्र के मध्य ये ग्रंथि पाई जाती है। इसके द्वारा यहाँ पर गंध का स्रावण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लैंगिक उद्दीपन की जो क्रिया होती है उसमें ये ग्रंथि सहायक होती है और मानव के अंदर ये एब्सेंट होती है। नंबर 6 आता है यहाँ पर मीबोमियम ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है नेत्रों की पलकों के नीचे, नेत्रों की पलकों के नीचे पाई जाती है और इसका जो स्राव होता है ये कॉर्निया को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। देखो नंबर 6 पे जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? मीबोमियम ग्रंथि। कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पर नेत्र की जो पलकें होती है उसके नीचे की ओर पाई जाती है और इसका जो स्राव होता है ये कॉर्निया को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। 7 नंबर पे आती है आपकी जेस ग्रंथि। ये यहाँ पर नेत्र के बोरोनिया में स्थित होती है। नेत्र का जो बोरोनिया होता है वहाँ पर उपस्थित होती है और यहाँ पर इस ग्रंथि का जो स्राव है ये बोरोनिया को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो त्वचीय ग्रंथियाँ है वो कितने प्रकार की हो गई? 7 प्रकार की। देखो पहली कौन सी थी? श्वेत ग्रंथि। यहाँ पर डर्मिस भाग में उपस्थित है और एपिडर्मिस के बाहर आकर के खुलती है। पसीने का इसके द्वारा श्रावण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पसीना है उसमें लवण, यूरिया और जल की मात्रा उपस्थित है। लवण और यूरिया के कारण पसीने का जो स्वाद है वो नमकीन होता है। मानव में लगभग 25 लाख यहाँ पे श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है। हथेली और तलवे के अंदर इनकी संख्या अधिक होती है। इसके अलावा शरीर के अन्य भागों में इनकी तुलना में ये कम होगी और शरीर के सभी भागों में ये उपस्थित होती है। फिर आता है इसका कार्य। शरीर के अंदर जो ताप नियमन का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। फिर आता है 2 नंबर पे सीबेनियम ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये होलोक्राइन प्रकार की होती है। इस होलोक्राइन का मतलब होगा कि इसकी जो कोशिकाएं नष्ट होकर के अपने शरीर जो नष्ट होकर के अपने स्राव को शरीर से बाहर निष्कासित करती है। हथेली और तलवे के अंदर एब्सेंट है। इसके अलावा गुदा, होठ, शरीर के अन्य भाग और जो बगल वगैरह होती है वहाँ पर ये उपस्थित होती है। 3 नंबर पे आता है सिरोमिनस ग्रंथि।
ये बाह्य कर्ण कुहर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके द्वारा सीरुमिन का स्रावण किया जाता है जो कि कर्णपट की सुरक्षा करने का कार्य करती है। फिर 5 नंबर पे आती है, 4 नंबर पे आएगी स्तन ग्रंथियां संयुक्त नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। नर और मादा दोनों के अंदर उपस्थित होगी। मादा में अधिक सक्रिय है। प्रसव के पश्चात इन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का संश्लेषण व स्रावण किया जाता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा यहाँ पर स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा यहाँ पर दुग्ध संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित किया जाता है। फिर आता है मूलाधार ग्रंथि, गुदा व मूत्रजनन छिद्र के मध्य में उपस्थित होती है। इसके द्वारा गंध का स्रावण होता है। ये जो गंध होती है लैंगिक उद्दीपन का कार्य करती है और यहाँ पर मानव के अंदर इस ग्रंथि का अभाव होता है। फिर आता है मीबोमियम ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है नेत्र की पलकों के नीचे स्थित होती है। इसका जो स्राव होता है ये कॉर्निया को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। और लास्ट है इसमें जेस ग्रंथि। यहाँ पे ये जो ग्रंथि है नेत्र की बोरोनिया के नीचे स्थित होती है और यहाँ पर बोरोनिया का जो चिकना बनाए रखने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? जेस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे त्वचा के कार्य। देखो त्वचा के कार्य, त्वचा के कार्य, फंक्शन ऑफ स्किन। देखो त्वचा के कार्य, त्वचा द्वारा यहाँ पर शरीर के अंदर विभिन्न कार्य किए जाते हैं, इसलिए त्वचा को हर्पन मोला अंग के नाम से जाना जाता है। त्वचा के द्वारा शरीर में विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं, इसलिए त्वचा को हर्पन मोला अंग के नाम से जाना जाता है। देखो विभिन्न कार्य जैसे एक तो गया यहाँ पर तापमान नियमन का, शरीर का जो तापमान है ये यहाँ पे त्वचा के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा हो गया यहाँ पे उत्सर्जन में, श्वसन में, इसके अलावा शरीर के बाह्य कंकाल के निर्माण में। देखो कार्य उत्सर्जन के अंदर होता है, श्वसन के अंदर होता है, इसके अलावा शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है उसका निर्माण भी यहाँ पे त्वचा के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर त्वचा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। त्वचा के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा त्वचा के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन बाहर की ओर किया जाता है। त्वचा के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन बाहर की ओर किया जाता है। इसके अलावा जो त्वचा होती है, त्वचा द्वारा यहाँ पर दुग्ध स्राव की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि अभी एक ग्रंथि आई थी स्तन ग्रंथि, तो वहाँ पे दुग्ध संश्लेषण और दुग्ध श्रावण का कार्य होता है। तो त्वचा के द्वारा, और त्वचा के अंदर भी एक ग्रंथि थी जिसका क्या नाम था? स्तन ग्रंथि। तो यहाँ पे जो त्वचा है उसी के अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे दुग्ध का श्रावण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे तो त्वचा होगी, ये शरीर की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। साथ ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव उनसे भी शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। इसके अलावा जो आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग, उनकी सुरक्षा करने का कार्य भी यहाँ पे त्वचा के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ कार्य है त्वचा के, जैसे यहाँ पे तापमान नियमन का हो गया, उत्सर्जन, श्वसन, इसके अलावा शरीर के बाह्य कंकाल के निर्माण में, पुनरुद्भवन की क्षमता में
अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में इसके अलावा त्वचा के अंदर उपस्थित जो स्तन ग्रंथियां होती है उनके द्वारा दुग्ध का स्रावन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे त्वचा शरीर को बाह्य आघातों से बचाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे शरीर की सुरक्षा करती है और जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा भी त्वचा के द्वारा की जाती है। थैंक यू।